नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रात के 9:15 बज चुके हैं। रात के 9:15 बजे का समय टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा, साथ में बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा, यूजीसी नेट की परीक्षा या डीएसएसबी की परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आप सभी के लिए नियमित रूप से राजनीति विज्ञान के प्रश्नों के अभ्यास का एक सेशन होता है। इसमें राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेके उपस्थित होता हूँ। आप सभी से एक बार विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग जो है वो सेशन को शुरू कर सकें। चलिए, आप सभी लोगों के कमेंट भी आने लगे हैं। कैलाश जी गुड इवनिंग, सुरेंद्र जी, अ, नगीना जी, रंपोस, अनुरागी जी, सभी लोगों को गुड इवनिंग। दोस्तों, आप सभी को यदि मेरी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर मिल रही है तो एक बार तेजी से आप लोग रिस्पॉन्ड कर देंगे। और अब हम लोग जो है बिना किसी इंतजार के सीधे चलेंगे आज के अपने सेशन की तरफ और आज के अपने सेशन के प्रश्नों को लेंगे। आज के सेशन का पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद उत्तर करने का प्रयास करिएगा। चलिए, दिया है, वर्तमान दशकों में चीन की विदेश नीति को केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा रहा है? आपको बताना है कि चीनी जो विदेश नीति है उसका केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत जो है वो कौन सा रहा है। आपको चारों में से किसी एक का चुनाव करना है। आपको दिया हुआ है उदार दर्शन, कम्युनिस्ट दर्शन, धर्म दर्शन और लोकतांत्रिक दर्शन। चारों में से किसी एक को चुनिएगा। चलो, रमाशंकर जी का उत्तर सबसे पहले आ रहा है। तो यदि हम बात करते हैं कम्युनिस्ट दर्शन की तो आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो चीनी विदेश नीति है वो कम्युनिस्ट दर्शन पे आधारित है और यह कम्युनिस्ट दर्शन जो है चीन में स्थापित करने वाले जो नेता हैं उनका नाम आप लोगों को पता है। सब लोग जो है आप लोग उन्हें माओ के नाम से जानते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, माओ। चीन में जो सर्वहारा क्रांति का विचार लाया था वो माओ लेके आए थे। प्रक्रियात्मक विचारों का शक्तिपूर्वक दमन करने का सिद्धांत होता है, आप सभी को पता होगा। और साथ में ही आप लोग ध्यान रखिएगा कि चीन में जनवादी लोकतंत्र, यदि आपसे पूछा जाए कि चीन में जो है वो जनवादी लोकतंत्र की स्थापना किसने की है, तब भी आप लोग माओ का चुनाव करिएगा। जनवादी लोकतंत्र। वर्तमान में आप सभी को पता है कि चीन में जो है वो जनवादी लोकतंत्र सिंगल पार्टी सिस्टम के आधार पर संचालित होता है और इसे भी जो है वो माओ महोदय ने ही स्थापित किया था। सर्वहारा क्रांति या साम्यवादी क्रांति को भी चीन में आपके माओ लेके आए और जनवादी लोकतंत्र का विचार भी माओ लेके आए। तो आप सभी का उत्तर इसमें सही हो जाएगा बी विकल्प के लिए। अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी है। आपको बताना है पदेन अधिकारी कौन होता है। सीनेट की अध्यक्षता करने वाला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री। चारों में से किसी एक को चुनिएगा और तेजी से उत्तर करिएगा। चलिए, राकेश जी, बबलेश जी, सभी लोगों को गुड इवनिंग। रमाशंकर जी गुड इवनिंग। सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी कौन होता है भैया? ध्यान रखिए, जब भी आपसे सीनेट की अध्यक्षता पूछी जाए तो सीनेट जो है वो अमेरिका में आपको कौन सा सदन है भैया? उच्च सदन है या निम्न सदन? एक बार तेजी से कमेंट करके बताइए। उपराष्ट्रपति जो है इसकी अध्यक्षता करता है, कहीं कोई समस्या नहीं। अमेरिका में जो है वो 2 सदन पाए जाते हैं। आप लोगों को पहले उत्तर करना है कि सीनेट को जो है उच्च सदन कहा जाता है या निम्न सदन कहा जाता है? तेजी से करिए कमेंट। चलें। तो जब भी हम सीनेट की बात करते हैं भैया तो यह जो है सीनेट आपका अपर हाउस होता है यानी उच्च सदन होता है, ठीक है। निम्न सदन जो होती है उसे हम लोग जो है वो प्रतिनिधि सभा या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नाम से जानते हैं। तो 2 सदन आपको अमेरिका में देखने को मिलेंगे। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो निम्न सदन है और सीनेट जो उच्च सदन है। उच्च सदन की अध्यक्षता जो है उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वहीं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की अध्यक्षता की बात की जाएगी तो उसकी अध्यक्षता जो है वो स्पीकर के द्वारा की जाती है। तो आपका उत्तर इस प्रश्न में चूंकि सीनेट की अध्यक्षता के लिए पूछा है तो उपराष्ट्रपति आपका उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है कि किसके
द्वारा लोक निगमों को 20वीं सदी की सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता कहा गया। लोक निगमों की स्थापना को जो है वो संवैधानिक मौलिकता के रूप में किसने परिभाषित किया? आपको ए एच हैंसन दिया हुआ है, डब्ल्यू ए रॉबसन दिया हुआ है, ए डी गोरेवाला और डी मॉक, चारों में से किसी एक को चुनना है। तेजी से उत्तर करिएगा। जी, थोड़ा सा आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सब तक जो है वो सबको सूचना मिल जाए कि आज क्लास स्टार्ट हो गई है। चलेंगे 20वीं सदी की सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता लोक निगमों को किसने कहा था भैया? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें डब्ल्यू ए रॉबसन की बात करेंगे उनका उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लोक निगमों की सर्वप्रथम जो स्थापना होती है वो आपके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में होती है और इसे जो है एक मौलिक संवैधानिक व्यवस्था या संवैधानिक मौलिकता के रूप में डॉक्टर डब्ल्यू ए रॉबसन महोदय के द्वारा जो है वो परिभाषित किया गया था। तो उत्तर आप सभी का उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए थैंक यू। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला भी यह है कि कौन यह स्वीकार करता है संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करते हैं। इस प्रश्न को जो है मैंने 1 हफ्ते पहले भी आप लोगों के लिए कराया था, तो आप लोग उत्तर तेजी से करेंगे। संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करता है। उत्तर तेजी से आना चाहिए आप सभी लोगों को। चलें, सुरेंद्र जी का, रमाशंकर जी का उत्तर डी विकल्प के लिए आ रहा है, बाकी लोग भी करेंगे। चलिए नैतिक जी गुड इवनिंग। तो जो लोग इसमें सीएफ स्ट्राग महोदय की बात कर रहे होंगे, सीएफ स्ट्राग महोदय की जब बात की जाती है, तो ये जो है वो संविधान को उन नियमों को संविधान कहते हैं जो सरकार की सर्वोच्च रूपरेखा निर्धारित करता है अथवा सरकार कैसे कार्य करेगी, किन कार्यों को करेगी, जहाँ पे इन बातों का उल्लेख हो उसी को जो है वो आपके सीएफ स्ट्राग महोदय संविधान कहते हैं। तो संविधान को परिभाषित करने का इनका अपना एक अलग तरीका है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला जो दिया गया है वो दिया है संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न हुई, आपको बताना है। भारत में, चीन में, ब्रिटेन में या अमेरिका में, चारों में से किसी एक को चुनिएगा। संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ पे प्रारंभ हुई? संविधान की अवधारणा का विकास जो है वो, चलिए ब्रिटेन के लिए आप सभी का उत्तर आ रहा है, सभी लोग इसमें ब्रिटेन की ही बात कर रहे हैं। तो भैया कब से जो है वो संविधान की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है ब्रिटेन में? तेजी से उत्तर करिएगा। कब से? मेरा प्रश्न है कब से? सी विकल्प के लिए, ब्रिटेन के लिए उत्तर सबका आ रहा है, ठीक है, लेकिन कब से? चलें, तो हमेशा आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि ब्रिटेन में जो है वो दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो ब्रिटेन में जो है वो संविधान को जन्म देती हैं। कौन कौन सी घटना भैया? पहली घटना की यदि हम बात करेंगे तो सन 1215 के मैग्ना कार्टा की बात की जाती है और दूसरी घटना की बात करेंगे तो 1688 की जो रक्तहीन क्रांति है, 1688 की रक्तहीन क्रांति, इस क्रांति के बाद से ही, 1688 की क्रांति के बाद से ही जो है वो ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है। कैसे राजतंत्र की? संवैधानिक, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना जो होती है वो ब्रिटेन में होती है। संविधान की जो नींव है वो पड़ती है किससे? 1215 के मैग्ना कार्टा से। उसकी परिणति किसके रूप में होती है? 1688 की क्रांति के रूप में। और यहाँ से जो है वो राजतंत्र को समाप्त करके संवैधानिक राजतंत्र की जो है स्थापना ब्रिटेन में कर दी जाती है। यहाँ से जो है वो संविधान की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है। उत्तर आप सभी का जो होगा वो सी विकल्प के लिए सही होगा। अगला प्रश्न दिया है कि ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को कहते हैं, क्या कहते हैं भैया ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को? चलिए, राजकोष विभाग, वित्त विभाग, ब्यूरो ऑफ बजट, इनमें से कोई नहीं।
सभी लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं। चलिए, तो ब्रिटेन के वित्त मंत्रालय का जो है हर मैजेस्टी ट्रेजरी या राजकोष विभाग कहा जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, हर मैजेस्ट्री ट्रेजरी या राजकोष विभाग के नाम से जो है वित्त मंत्रालय को जाना जाता है। इस वित्त मंत्रालय का जो मुखिया होता है वो एक कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है वो कैबिनेट स्तर का जो है वो व्यक्ति इसका मुखिया होता है और उसे क्या नाम दिया गया है भैया? चांसलर ऑफ द एक्सचेंज। चांसलर ऑफ द एक्सचेंज। एक्सचेंज, चांसलर ऑफ द एक्सचेंज कहा जाता है किसको? जो आपके राजकोषीय विभाग का मुखिया होता है या जो है एक कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है। और बस इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है। 2-3 बार यह जो है आप लोगों से पूछा जा चुका है कि ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को क्या कहते हैं। हिंदी में देगा तो राजकोषीय विभाग, इंग्लिश में यदि नाम देता है आपको तो आपको ध्यान रखना है हर मैजेस्ट्री ट्रेजरी इसे कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है कि अमेरिकी प्रणाली में निहित शक्तियों का अर्थ है कि क्या है भैया? संघीय सरकार आपातकाल लागू कर सकती है। दूसरा दिया है संघीय शक्तियां संसद में निहित हैं। संघीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। संघीय सरकार को वे शक्तियां भी मिल सकती हैं जो संविधान में स्पष्ट उल्लिखित नहीं है। चारों में से एक आपको चुनना है। चलिए, मनोज तिवारी जी गुड इवनिंग। मनोज मौर्य जी माफ करिएगा, रवि तिवारी जी का उत्तर आ रहा है। चलिए, सब लोग उत्तर कर रहे हैं। अमेरिकी प्रणाली में निहित शक्तियों का अर्थ है। चलें, बहुत ही अच्छी बात है। तो जिन चीजों का उल्लेख जो है वो अमेरिकी संविधान में नहीं है, यदि उस वैसा कोई भी मामला है तो उस पे अधिकार किसको मिलेगा? संघीय सरकार को मिलेगा। संघीय सरकार को वे शक्तियां भी मिल सकती हैं जो संविधान में स्पष्टतः उल्लिखित नहीं है। बिल्कुल, आप सभी का उत्तर डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा, जो लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं। चलिए, फ्रांसीसी व्यवस्था, इसके बारे में देखना है आपको। शुद्ध अध्यक्षात्मक और प्रत्यक्ष जनतंत्रात्मक है, शुद्ध अध्यक्षात्मक और प्रभावी संघात्मक है, शुद्ध अध्यक्षात्मक नहीं है और शुद्ध संसदीय भी नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं। चारों में से किसी एक का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करिए। फ्रांसीसी व्यवस्था के संदर्भ में आपको उत्तर करना है। चले, बहुत ही बढ़िया। तो आप सभी को पता है कि सबसे जो है वो जटिल व्यवस्था आपको फ्रांस की दिखती है। वहां पे ना ही अध्यक्षात्मक व्यवस्था पूर्ण रूप से आपको दिखेगी और ना ही संसदीय व्यवस्था। दोनों का मिला जुला रूप आपको यहाँ पे देखने को मिलता है फ्रांस में। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा, शुद्ध अध्यक्षात्मक भी नहीं है और शुद्ध संसदीय भी नहीं है, दोनों के मिले जुले रूप को कहते हैं। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अगले प्रश्न पे आ जाएंगे। अगला प्रश्न दिया है कि लौह आवरण शब्द को किसने प्रचलित करवाया? लौह आवरण शब्द को प्रचलित किसने कराया है? आप लोगों को उत्तर करना है, तेजी से करेंगे। जी, बिल्कुल। रमाशंकर जी संसदीय सह अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो दोनों के गुण आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, सामान्य सी बात है। चलिए भैया, लौ आवरण शब्द को किसने प्रचलित करवाया? उत्तर करना है तेजी से। चलिए, बहुत ही बढ़िया। कब दिया था ये भाषण इन्होंने? चलें, 46 या 47 की बात रमाशंकर जी कर रहे हैं। तो फुलटन की यदि हम लोग भाषण की बात करते हैं तो हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि 5 मार्च 1946, 5 मार्च 1946 को जो है फुलटन में एक भाषण दिया गया। उस फुलटन भाषण की यदि हम लोग बात करते हैं तो उस भाषण का शीर्षक था शांति स्तंभ। शांति स्तंभ। इस भाषण को शांति स्तंभ भाषण के नाम से जाना जाता है और इसमें जो है फुलटन के अपने भाषण में चर्चिल महोदय ने जो है लौह आवरण शब्द का प्रयोग किया था। किसके लिए किया था भैया? रूस की आलोचना करते हुए। तो ध्यान रखिएगा
यह जो भाषण था वह रूस की आलोचना से संबंधित है। रूस की आलोचना। रूस की आलोचनात्मक टिप्पणी जो थी उसको जो है हम लौह आवरण शब्द के रूप में इन्होंने यहाँ पे इसी भाषण में जो है लौह आवरण शब्द का प्रयोग किया कि रूस जो है एक लौह आवरण का निर्माण कर रहा है। चले आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न को थोड़ा सा एडजस्टमेंट की आवश्यकता है कि आप लोग उसको पढ़ सकें। चलिए नौ उपनिवेशवाद के संबंध में क्या सही है आपको बताना है। चारों में से किसी एक को चुनिएगा। नौ उपनिवेश, चलें तेजी से उत्तर करेंगे। सबका उत्तर जो है वो डी विकल्प के लिए आया था। चलिए आ रहा है। अच्छा, इतनी तेजी से आप लोग उत्तर कर कैसे सकते हैं? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब प्रश्न सामने आया उसके पहले ही आप लोग यानी प्रश्न का इमेज आप लोगों ने याद कर रखा है। हालांकि ब्रेन की जो कैपेसिटी, जो ब्रेन जिन चीजों को याद रखता है वो इमेज के फॉर्मेट में ही रखता है। इमेज ही ब्रेन को जो है वो जो जितने सारी इंफॉर्मेशन हमारे रूप में है वो किसी न किसी इमेज के रूप में है। चलिए तो आप लोग मुझे बता दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, नौ उपनिवेशवाद की बात करें। क्या आपको वर्तमान समय में नौ उपनिवेशवाद दिखाई देता है? या वर्तमान समय में जब हम नौ उपनिवेशवाद की बात करते हैं तो इसका कोई उदाहरण बताइए। यदि आप लोग इसको समझ रहे हैं, सब लोग इसका उत्तर कर रहे हैं डी विकल्प के लिए। नौ उपनिवेशवाद प्रभाव क्षेत्र का साम्राज्य है या आधुनिक साम्राज्यवाद है? ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नौ उपनिवेशवाद में एक शक्तिशाली राष्ट्र से और अपेक्षाकृत एक कम शक्तिशाली राष्ट्र का संबंध आर्थिक उपनिवेश अथवा उपग्रह होता है, बिल्कुल सही है। जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खनिज संपदा, एक उपभोक्ता व्यापार पर नियंत्रण आदि संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो आपके उत्तर बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलें, ब्रिटेन द्वारा राष्ट्र में। चलें, ध्यान रखिए, उपनिवेशवाद की जब बात की जाती है तो उपनिवेशवाद को जो है वो ब्रिटेन के संदर्भ में देखा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन का ही जो है वो सबसे अधिक उपनिवेश था। जब हम उपनिवेशवाद की बात करते थे तो इसमें जो है वो क्या किया जाता था, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक नियंत्रण, या हर तरीके का जो नियंत्रण होता था किसके पास होता था? शक्तिशाली राष्ट्र के, यानी जो उसको उपनिवेश बनाता था। लेकिन जब हम नव उपनिवेशवाद की बात करते हैं तो भैया इसमें इसका स्वरूप बदल गया है। इसमें जो है वो अधिकतम पक्ष किसकी ओर संकेत करता है? सिर्फ और सिर्फ आर्थिक। आपके पास जो है क्या है? आपके पास जो है वो संसाधन है, आप एक कमजोर राष्ट्र हैं और आपके पास संसाधन है, आप उन संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में दूसरे देश की कोई कंपनी आपके देश में आती है और वो वहां पे जो है अपनी फर्म लगाती है, आपके प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग करती है। उस प्राकृतिक संसाधनों को वहां से निकाल के उसके जो है प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और दुनिया भर में बेचे जाते हैं। तो यदि आपको जो है आप अपने संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, आपको बिना गुलाम बनाए, यदि मान लीजिए कि आपके पास जो है 1 करोड़ रुपए है आज के डेट में, किसी के पास भी आपके पास 1 करोड़ रुपए है, इसको हथियाने का दो तरीका है। यदि आपके पास बुद्धि नहीं है तो इसे दो तरीके से हथियाया जा सकता है। एक तो भैया कि सीधे मैं 1 करोड़ रुपए आपसे लूट लूं, ये एक तरीका है। दूसरा, आपको मैं किसी न किसी लालच में मैं कहूं कि आप ये 1 करोड़ रुपया आप इन्वेस्ट कर दीजिए मेरे पास, मैं इस 1 करोड़ रुपए से हर महीने आपको जो है 50,000 रुपए मैं आपको दूंगा। आपके 1 करोड़ रुपए का यानी आपकी संपत्ति का उपयोग मैं कर रहा हूं और उसमें से एक हिस्सा निकाल के बस आपको दे दे रहा हूं और पूरा मैं रख ले रहा हूं। यही है नव उपनिवेशवाद।
तो नवोपनिवेशवाद में जो है वो सभी देशों के पास जो है वो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियाँ, जैसे भारत में जो है वो टाटा है, रिलायंस है, ऐसी कंपनियाँ हैं वो विभिन्न देशों में आप देखते हैं कि कमज़ोर देशों में जाके और वहाँ पे जो है वो कंपनियाँ कार्य कर रही हैं। वहाँ से जो है धन उगाही कर रही हैं, या विदेश की कंपनियाँ भारत में आके जो है, जैसे मान लीजिए मैकडॉनल्ड है, ठीक है। ऐसी तमाम सारी कंपनियाँ हैं, आप ही के संसाधन का उपयोग कर रही हैं, आप ही से पैसा कमा रही हैं, उसका एक हिस्सा आपको दे रही हैं, लेके चली जा रही हैं, तो वह भी उसका, उस देश का हम लोग उपनिवेश हो गए। तो जब हम अपने संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाते हैं, हमारे संसाधनों का उपयोग करके हमें लाभ कोई और दे रहा है, उससे लाभ स्वयं भी अर्जित कर रहा है, उसी को जो है वो नवोपनिवेशवाद कहा जाता है, और यही इन तीनों विकल्पों में कहा गया है। उत्तर आपका डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, मुझे इससे समस्या नहीं है कि आप लोगों ने इमेज याद कर रखी है, मुझे इस समस्या बस इस बात से है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, परीक्षा में जब आपकी परीक्षा होगी टीजीटी की, पीजीटी की, एलटी ग्रेड की या यूजीसी नेट की, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिस दिन आपकी परीक्षा होगी, एज़ इट इज़ 100% सवाल ऐसे नहीं पूछे जाएँगे। सवाल जो है वो बदल दिए जाएँगे, सवाल में ऑप्शन बदल दिए जाएँगे, उनका क्रम बदल दिया जाएगा, इधर-उधर कुछ न कुछ कर दिया जाएगा। आपको कन्फ्यूज़ करने भर का तो जो है वो घाल-मेल रहेगा, और तब वहाँ पे आपकी सारी मेहनत, आपने सब कुछ याद कर रखा है, लेकिन आपकी सारी मेहनत जो है वो मात्र 1 घंटे में बर्बाद हो जाएगी और आप रोते हुए बाहर आएँगे। तो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। स्वनिर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार है, किसने कहा था? वुड्रो विल्सन ने, लॉर्ड कर्ज़न ने, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने, या आपके रसेल ने? चारों में से एक को चुनिएगा। चलें, तेज़ी से उत्तर करिएगा। अब इसमें भी जो है मैक्सिमम लोगों ने रटा ही होगा। यह स्वनिर्णय का सिद्धांत दुधारी री तलवार है, कब कहा गया, क्यों कहा गया, इसके बारे में जो है वो मैक्सिमम लोगों को जानकारी नहीं होगी। आपने कभी इस पे रिसर्च नहीं किया होगा, तो करिए, जानना चाहिए आप लोगों को। स्वनिर्णय का सिद्धांत जो है वो दो-धारी तलवार है। जब हम इसकी बात करते हैं, तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान होनी चाहिए। क्या ध्यान होना चाहिए भैया? एक कॉन्फ्रेंस है जिसे लुसाने कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। लुसाने पीस कॉन्फ्रेंस। लुसाने पीस कॉन्फ्रेंस में जो है अपने लिए स्वयं निर्णय लेने का, यानी किसी के हस्तक्षेप के बिना अपने लिए जो है यह कॉन्फ्रेंस हुआ था आपके 1923 में, ध्यान रखेंगे। 1923 में, 1923 में हुआ, और इसमें जो है अपने लिए निर्णय लेने का कि हम अपना शासन कैसे चलाएँगे, हम अपनी व्यवस्था को कैसे संचालित करेंगे। इस लुसाने पीस कॉन्फ्रेंस में इस बात पे सहमति बनी। इसी पीस कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड कर्ज़न जो है 1923 में शामिल हुए थे, और इन्होंने इस स्वनिर्णय के सिद्धांत को की आलोचना की। या भैया, स्वनिर्णय का जो सिद्धांत है वो दो-धारी तलवार हो सकता है। किसके लिए दो-धारी तलवार हो सकता है? जिनके लिए भैया, जिनके पास जो सक्षम हैं, जो पढ़े-लिखे हैं, जो समझदार हैं। इनके कहने की कर्ज़न की जब हम बात करते हैं, तो कर्ज़न जो है या जितने भी ब्रिटिशर्स हैं आप उनको देखेंगे तो ये अपने आप को ही सभ्य मानते हैं, अपने आप को ही शिक्षित मानते हैं। तो इनका मानना था कि भैया कि जो सभ्य और शिक्षित नहीं है, अर्थात जिनके पास जो है ज्ञान नहीं है, उनके लिए जो है यह काटने का काम करेगा, और जिसके पास जो है ज्ञान है वो अपना निर्णय स्वयं लेगा, तो उसको कोई समस्या नहीं आएगी। तो स्वनिर्णय का सिद्धांत जो है दो-धारी तलवार हो जाएगा। यह लॉर्ड कर्ज़न अपने लुसाने पीस कॉन्फ्रेंस में स्वनिर्णय के सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहते हैं। श्रेया जाट जी कह रही हैं, सर जी मैं तो आपके भरोसे हूँ, रोवर से आपकी वीडियो देख रही हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट के लिए। जी बिल्कुल, क्लास आप लोगों की नियमित होगी। कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी मेरे साथ कि मैं पिछले 3 दिन से क्लास नहीं ले पा रहा था आप लोगों की, पे बात नहीं करना चाहता अभी फ़िलहाल, क्योंकि मन बहुत बोझिल है अभी, तो उसकी वजह से क्लास नहीं चल पाई। और अभी आगे भी 10-11 दिन, 10 दिन के बाद से 1-2 दिन और आप लोगों की
क्लास हो नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए आप लोग क्षमा करिएगा, क्योंकि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ कर्ज हैं, उनको उतारना ज़रूरी होता है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में। तो चलिए छोड़ते हैं इस बात को, आते हैं। स्वनिर्णय का सिद्धांत दो धारी तलवार है, लॉर्ड कर्ज़न ने 1923 के लुसाने पीस कॉन्फ्रेंस में स्वनिर्णय के सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा था। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला है कि फ्रांस का वर्तमान संविधान किस गणतंत्र के नाम से जाना जाता है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम, चारों में से किसी आप एक को चुनिएगा। चलें, बहुत बढ़िया। क्रम में यह कौथा संविधान है फ्रांस का? तेजी से उत्तर करिएगा। बस वही चीज आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, क्रम में पांचवा संविधान नहीं है। क्रम के आधार पे आप देखेंगे तो फ्रांस का यह 15वां संविधान है। 15 संविधान का अभी तक जो है वो फ्रांस प्रयोग कर सका है। इसे पंचम संविधान का नाम दिया जाता है क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था में परिवर्तन 5 बार किया गया। संविधान में परिवर्तन 15 बार और संवैधानिक व्यवस्था में परिवर्तन जो है वो 5वीं बार किया गया। कब किया गया भैया? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, 1958 में। 1958 में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यह 15वां संविधान है, 5वीं व्यवस्था परिवर्तन है जो 1958 में होती है। क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न को जानबूझ के इसीलिए मैंने शामिल किया था कि इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपका क्लियर है या नहीं। चलिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा था? सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन किसने कहा है? लास्की ने, जेफरसन ने, जैक्सन ने या लिंकन ने? और किस सर्वोच्च न्यायालय की बात की जा रही है? तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, चलिए, विवेक शर्मा जी, श्रेया जाट जी, नैतिक जी, सुरन जी, वीरेन जी, बबलेश जी, मोहन वर्मा जी, सबका उत्तर गीता जी, सबका उत्तर जो है इस प्रश्न में ए विकल्प के लिए आ रहा है। तो जब हम लास्की की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यदि हम यूएसए की बात करें तो यूएसए की जो संसद है, यूएसए की जो संसद है उसे किस नाम से जाना जाता है भैया? कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस संसद के द्वारा बनाई गई किसी भी नीति का जो है वो आप न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है किसके पास भैया? सुप्रीम कोर्ट के पास है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। तो किसी भी जो है वो संविधान संशोधन में जो है वो न्यायिक परिवर्तन किया जा सकता है आवश्यकता के आधार पे। इसलिए कह दिया गया कि भैया यह जो है किसके द्वारा? लास्की महोदय के द्वारा कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कांग्रेस का तीसरा सदन है, क्योंकि जितनी शक्ति जो है किनके पास है? संसद के पास है। ठीक वही शक्ति आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? सर्वोच्च न्यायालय के पास, क्योंकि इस इनके किसी भी जो है वो निर्णय का ये रिव्यू कर सकते हैं। चलें, तो उत्तर आपका लास्की के लिए सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर की आप बात कर रहे हैं तो चलिए कर देते हैं, यहाँ से शुरू कर देते हैं, एक से कर देते हैं भैया। चलिए, क्वेश्चन नंबर एक, इसी को एक मान लेते हैं। चलें, तेजी से उत्तर करिए। निम्नलिखित में से किस देश में प्रशासनिक न्यायालयों की विस्तृत व्यवस्था है? आप लोगों को उत्तर करना है। चलें, तो प्रशासनिक न्यायालय केवल और केवल आपको फ्रांस में ही देखने को जो है वो वहां पे मिलेंगे। फ्रांस एक ऐसा देश है जहाँ पे 3 तरह के न्यायालय आपको देखने को मिलते हैं। प्रशासनिक न्यायालय में जो है वो प्रशासनिक लोगों से संबंधित जो वाद होते हैं, जो विवाद होते हैं, वही यहाँ पे निपटाए जाते हैं। तो आपका उत्तर एक के लिए सही हो जाएगा, ए विकल्प के लिए। चलें, आगे बढ़ते हैं। आज के प्रश्न 2 इसको मान लेते हैं।
चलिए, निम्नलिखित में से किस वाद में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को परिभाषित किया था? जुडिशियल रिव्यू और न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को परिभाषित करने का कार्य किस जो है वो वाद में किया गया था? चूंकि आप सभी को दे दिया है, न्यायाधीश मार्शल ने इसको परिभाषित किया है, तो आपको उत्तर करना है गिबन बनाम ओंगब्यू, स्कॉट बनाम स्टैनफोर्ड, मार्बरी बनाम मेडिसन, मैस्यूलोज बनाम गैरीलैंड। चारों में से किसी एक को चुनना है। चलिए भैया, सी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है आप सभी लोगों का 1992। हार्दिक जी का उत्तर आ रहा है। समझा नहीं हार्दिक जी? चलें। तो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत जो है, जुडिशियल रिव्यू का जो सिद्धांत है भैया, वो किसकी देन है? आपके अमेरिकी न्यायालय की देन है। और अमेरिकी न्यायालय में मार्बरी बनाम मेडिसन राज्यवाद कब आया था? 1803 में आया था। 1803 का एक वाद है जिसमें जो है वो जुडिशियल रिव्यू के सिद्धांत को जो है वो किसने किया था, परिभाषित किया था? आपके न्यायाधीश मार्शल ने। तो नाम भी इनका याद रखिएगा, मार्शल महोदय जुडिशियल रिव्यू को 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसन राज्यवाद में परिभाषित करते हैं। तो आपका जो उत्तर होगा इसमें सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आप लोग इसमें सी विकल्प के साथ जाइएगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न दिया है कि आइसा बर्लिन ने टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में क्या प्रतिपादित नहीं किया? क्या परिपादित नहीं किया है आपको बताना है। स्वतंत्रता और समानता दो स्वतंत्र मूल्य हैं। स्वतंत्रता केंद्रीय मूल्य है। सामाजिक आर्थिक समानता को राज्य के कार्य क्षेत्र के भीतर माना, और सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति का मामला है। चारों में से किसी एक को चुनिएगा। चलें, तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, तेजी से उत्तर करिए। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी की यहाँ पे बात की जा रही है। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में जो है स्वतंत्रता और समानता को दो अलग अलग मूल्यों के रूप में परिभाषित किया, बिल्कुल किया था, कहीं कोई इसमें विवाद नहीं है। अब इन जब दोनों को परिभाषित किया तो इसमें जो है वो स्वतंत्रता को क्या माना, केंद्रीय माना, यानी केंद्रीय मूल्य जो है किसका, स्वतंत्रता का निर्धारण किया। तो ये भी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। जब हम बात करते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता की, तो सकारात्मक जो स्वतंत्रता है वो व्यक्ति का मामला है, और वहीं जब राज्य नियंत्रण करने का प्रयास करता है तो उसे नकारात्मक कहा जाता है। तो हमेशा आप लोग एक चीज को ध्यान रखिएगा कि राज्य मात्र जो है नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। राज्य की जब हम बात करते हैं तो नकारात्मक ध्यान रखिएगा, नकारात्मक स्वतंत्रता का जो रक्षक है वो कौन है भैया? राज्य है। तो इन्होंने कहा कि नकारात्मक स्वतंत्रता का रक्षक राज्य है, और सकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो व्यक्ति का अपना मामला है। तो ये भी सही हो जाएगा। सामाजिक आर्थिक असमानता राज्य के कार्य क्षेत्र के भीतर आते हैं, इसका इन्होंने इसकी बात यहाँ पे नहीं की थी। तो सी विकल्प आपका जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप रट के करें या चाहे जैसे करें, मैं आपको जितनी मदद मैं आपकी कर सकता हूँ यहाँ से वो करने का प्रयास करूंगा। उम्मीद आपसे यही करूंगा कि कम से कम जो थोड़ा बहुत क्लू मैं आपको दे दे रहा हूँ उसके बाद भी आप किताब उठाएंगे और ढूंढने का प्रयास करेंगे। जी, चलिए। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई भी प्रत्याशी आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं करता है तब इसे निर्णय के लिए निर्देशित किया जाता है। भैया, यदि राष्ट्रपति जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं चुना गया, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, तब कौन करेगा निर्णय? आपको दिया हुआ है निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरेट की बात की जा रही है, निर्वाचक गण यानी इलेक्टोरल कॉलेज की बात की जा रही है, आपको प्रतिनिधि सभा दिया है और सीनेट दिया है। चलें, सब लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं, यानी प्रतिनिधि सभा। यहाँ किसकी बात की जा रही है भैया? राष्ट्रपति चुनाव की।
अब मैं प्रश्न को बदल रहा हूं, तो अब बता दीजिए, मैं कह रहा हूं उपराष्ट्रपति चुनाव। उपराष्ट्रपति, यदि उपराष्ट्रपति को जो है स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, तब निर्णय कौन करेगा? तेजी से उत्तर करिए। सी विकल्प जो है सबका सही है, क्योंकि दोनों चुनाव जो है एक ही साथ होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का। तो यदि राष्ट्रपति के चुनाव में स्पष्ट निर्णय बहुमत नहीं मिल रहा है किसी को, तो आप प्रतिनिधि सभा की बात कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति में विवेक शर्मा जी कह रहे हैं कि अमेरिका में उपराष्ट्रपति होता नहीं है। कमला हैरिस का नाम सुना है विवेक शर्मा जी आपने? कम से कम इतना ज्यादा तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, राष्ट्रपति के चुनाव की जब हम बात करते हैं, यानी प्रेसिडेंट की जब बात की जाएगी, तो प्रतिनिधि सभा को भेजा जाएगा यह मामला। और सीनेट की जब हम लोग बात करते हैं, उपराष्ट्रपति की जब हम बात करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट की, तो यह मामला जो है वो सीनेट को भेजा जाता है। तो आपका उत्तर इसमें जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी विकल्प के लिए। तो वाइस प्रेसिडेंट का यदि स्पष्ट वाइस प्रेसिडेंट को यदि स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो सीनेट, और यदि राष्ट्रपति को यानी प्रेसिडेंट को नहीं मिला तो प्रतिनिधि सभा। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अमेरिकी राजनीति में चुनाव क्षेत्रों को राजनीतिक लाभ की दृष्टि से परिसीमित करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? चलो उत्तर तेजी से करेंगे। अमेरिकी राजनीति में चुनाव क्षेत्र को राजनीतिक लाभ की दृष्टि से परिसीमित करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? सब लोग उत्तर करेंगे तेजी से। चले, ए विकल्प के लिए कुछ एक आध उत्तर सी विकल्प के लिए आ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? चुनाव क्षेत्रों को जो है के छेड़छाड़ की, यानी चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन की बात की जा रही है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो एक ईयर आपको ध्यान रखना है जिसे 1812 के नाम से जाना जाता है। 1812 1812 में मैसेच्यूसेट्स की जब हम बात करते हैं, तो मैसेच्यूसेट्स में एक जो है वो चांसलर हुआ करते थे, या गवर्नर की हम बात करते हैं यहाँ के। 1812 में जो गवर्नर थे उनका नाम था भैया एल्ब्रिज गेरी। मैं लिख देता हूं, एल्ब्रिज गैरी। ठीक है, एल्ब्रिज गैरी 1812 में एक परिवर्तन करते हैं। क्या परिवर्तन करते हैं? जैसे मान लीजिए यह एक जनपद है, इसे इस एक्स नाम से मैं संबोधित कर रहा हूं कि यह एक जनपद है। ठीक, और यह दूसरा जो है इसे मैं वाई नाम से संबोधित कर दे रहा हूं। ये जब एल्ब्रिज गैरी की बात करते हैं, इनको जी से संबोधित कर देते हैं, गैरी महोदय को। तो ये रहने वाले कहाँ के थे? किस क्षेत्र के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे भैया एक्स क्षेत्र के। लेकिन इनके जो सपोर्टर थे वो वाई क्षेत्र में ज्यादा थे। इनको लग रहा था कि इस वाई क्षेत्र का जो यह क्षेत्र है, इसमें यहाँ पे मेरे सपोर्टर ज्यादा हैं। इन्होंने क्या किया कि अपने एक्स डिस्ट्रिक्ट का विस्तार कर दिया, यानी परिसीमन क्षेत्र का जो है वो विस्तार कर दिया और इसको अपने में शामिल कर लिया। अब जब इन्होंने अपने में इस क्षेत्र को शामिल कर लिया, यानी वाई के क्षेत्र को एक्स में शामिल कर लिया, इनका क्षेत्र विस्तृत हो गया। इनके वोटों की संख्या जो है, जब हम बात करते हैं वोटों की संख्या, तो इनके सपोर्टर यहाँ से जब इन्हीं के पास आ गए तो इनके वोटों की संख्या में वृद्धि हो गई। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को 1812 में सबसे पहले एल्ब्रिज गैरी महोदय ने, गवर्नर थे कहाँ के? मैसेच्यूसेट्स के, और इनके द्वारा यह शुरू किया गया था चुनाव जीतने के लिए, एक लाभ के लिए। इसीलिए चूंकि इनका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा गैरी है, तो इसको गैरी मैंडरिंग कह दिया गया, और अमेरिका में इसे जो है एक दूषित प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। यानी राजनीति में इसे एक दूषित प्रक्रिया कि आप अपना चुनाव जीतने के लिए, अपने लाभ के लिए क्या कर रहे हैं?
परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए इसे दूषित प्रक्रिया गैरीमैंडरिंग कहा जाता है, जो इनके नाम से निकला हुआ है। ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला, अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की कुल संख्या है। क्लियर है? गैरीमैंडरिंग या जेरीमैंडरिंग, कहीं पे आपको गैरीमैंडरिंग लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे जेरीमैंडरिंग लिखा हुआ मिलेगा, उससे आपको जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न आपको बताना है, अमेरिकी की प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? चलें तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, बहुत ही बढ़िया। तो 1941 1941 की जब हम बात करते हैं तो 1941 के अमेंडमेंट के बाद से संख्या जो हो गई है वो कितनी हो गई है भैया? आपके किसकी बात की जा रही है? प्रतिनिधि सभा की। तो प्रतिनिधि सभा की जो संख्या हो गई है वो 435 हो गई है। और वहीं जब हम सीनेट की बात करते हैं, माफ करेंगे, जब हम सीनेट की बात करते हैं तो सीनेट के सदस्यों की कुल संख्या जो है वो 100 है। और प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य चुन के आते हैं सीनेट में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रतिनिधि सभा की कुल संख्या 435 और सीनेट की कुल संख्या जो है वो 100 होती है। और यह संख्या कब निर्धारित की गई थी? आपके 1941 में। जी। कुल संख्या की बात करेंगे तो अब दोनों को जोड़ लेंगे तो 535 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न, बहुल कार्यपालिका पाई जाती है। सबसे पहले तो आप लोग बताएंगे कि यह बहुल कार्यपालिका होती क्या है? उत्तर तो सबको पता होगा, क्योंकि मुझे पता है सब सब रट के बैठे हैं। आप लोग बस मुझे इतना बता दीजिए कि बहुल कार्यपालिका क्या है। उत्तर आप लोग बाद में करिएगा। विकल्प में जो आपको दिया है, अमेरिका, भारत, कनाडा और स्विट्जरलैंड। चलें तेजी से उत्तर करेंगे। किसे कहते हैं बहुल कार्यपालिका? मुझे नहीं चाहिए। बहुल कार्यपालिका किसे कहा जाता है? चलिए, निशी कुमार जी ने स्वीकार किया बहादुरी के साथ। ये बहादुरी सबके अंदर होनी चाहिए कि नहीं पता है। बाकी अभी तक कोई इसका जवाब नहीं दे रहा है। किसे कहते हैं बहुल कार्यपालिका? छोटी-छोटी चीजें हैं जो मैं सबसे बड़ी चिंता मुझे इस बात पे होती है, विवेक शर्मा, प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी की बात। अरे भैया, कितनी बार एक ही जवाब आप लोग देंगे, प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है इसका। चले, देखिए, जब हम बात करते हैं बहुल कार्यपालिका की, तो आप भारत को देखेंगे, आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को देखेंगे, यानी किसी भी यदि आप देश को देखेंगे तो कार्यपालिका शक्ति जो होती है, आप जो है वो यूके को देख लीजिए। तो भारत की जब हम बात करेंगे और यूनाइटेड स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पे कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो भैया राष्ट्रपति के हाथों में होती है, निहित होती है। जब हम यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो यहाँ पे राजा या किंग के पास जो है वो कार्यपालिका शक्ति जो है वो राजा के हाथों में होती है। लेकिन जब हम स्विट्जरलैंड की बात करते हैं तो भैया स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां हैं वो किसी एक व्यक्ति में नहीं, 7 सदस्यों की एक परिषद होती है। 7 सदस्यों की एक परिषद, किसी एक व्यक्ति में कार्यपालिका शक्ति नहीं पाई जाएगी। 7 सदस्यों की एक परिषद बनाई जाती है और इस परिषद में समस्त शक्तियां जो है वो निहित होती हैं। इसका मतलब क्या हो गया भैया? यहाँ पे 7 लोग शामिल होंगे। निर्णय लेने का अधिकार किस व्यक्ति को नहीं हो, राष्ट्रपति हो या राजा हो। भारत और अमेरिका में जो है वो राष्ट्रपति के संदर्भ में बात की जाती है। हालांकि ये भी जो है वो आप सभी को पता है कि भारत में यदि आप देखते हैं तो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही ये कार्य करते हैं, लेकिन अंतिम रूप से शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास ही होती है। लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है, एक परिषद के द्वारा जिसमें जो है वो 7 लोग इसमें शामिल होते हैं। 7 लोगों के
मिल के कोई फैसला करने का अधिकार है, इसलिए इसको बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। इसमें एक से अधिक लोग पाए जाते हैं। ठीक है? जी, बिल्कुल। समिति या परिषद के माध्यम से, एक व्यक्ति के अंदर नहीं, तो बहुल कार्यपालिका इसे कहते हैं। आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सा इंग्लैंड का अपर हाउस है? आप सभी को बताना है अपर हाउस कौन सा है। चलिए, हाउस ऑफ कॉमन्स, राज्यसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स या सीनेट, चारों में से एक को चुनिएगा। हाउस ऑफ, माफ करेंगे, हाउस ऑफ कॉमन्स, राज्यसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और सीनेट, चारों में से एक को अपर हाउस कौन सा है बता दीजिए। चलिए, तो ध्यान रखिएगा। अब नाम ही आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह कॉमन है, ठीक है? तो यह क्या होगा? लोअर हाउस होगा। और लॉर्ड्स है, तो इसको जो है हम लोग क्या कहेंगे? अपर हाउस कहेंगे। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स को जो है अपर हाउस और हाउस ऑफ कॉमन्स को जो है वो लोअर हाउस कहा जाता है। इसमें 3 तरीके के सदस्य आते हैं। कितने लोगों ने पढ़ा है बता दीजिएगा। अगला प्रश्न। ब्रिटेन की छाया कैबिनेट का अर्थ है। प्रश्न मेरा है कि यह छाया कैबिनेट क्या है? इसे कहते हैं छाया कैबिनेट, और साथ में आप उत्तर करिएगा। ब्रिटिश कैबिनेट प्रधानमंत्री की छाया में कार्य करती है। ब्रिटिश कैबिनेट संसद की छाया में कार्य करती है। विपक्षी दल में एक समानांतर और अनौपचारिक कैबिनेट बनाया जाता है। ब्रिटिश कैबिनेट की शक्तियां छाया मात्र हैं। चारों में से एक को चुनिए और उत्तर करिएगा। सी विकल्प का सब लोग चुनाव कर रहे हैं। विपक्षी दल ने एक समानांतर और अनौपचारिक कैबिनेट बनाया है। इसका मतलब आप सभी लोग समझ रहे हैं। यस और नो में आप लोग उत्तर करिएगा। कितने लोग इसका मतलब समझ रहे हैं छाया कैबिनेट का? या सी विकल्प को अच्छे से कितने लोग समझ रहे हैं? चलिए, कोई बात नहीं है, मैं क्लियर करा दूंगा। जो लोग समझ रहे होंगे उनका रिवीजन भी हो जाएगा, जिनका जो नहीं समझ रहे हैं उनको जानकारी भी मिल जाएगी। चलें, तो जो लोग विपक्षी दल बात कर रहे हैं सी विकल्प की, विपक्षी दल ने एक समानांतर और अनौपचारिक कैबिनेट बनाया है, उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन समझ लीजिए, हम भारत के एग्जाम्पल से समझते हैं। भारत में आप सभी को पता है कि कैबिनेट जो है वो जब हम भारत में कैबिनेट की बात करते हैं तो जो मंत्री होते हैं, प्रमुख मंत्री इसमें शामिल होते हैं। सभी विभागों के मुखिया को हम लोग जो है वो मंत्री कहते हैं। तो मान लीजिए कि भारत में, मानने की बात कर रहा हूँ, माना, लिख दे रहा हूँ, माना माना कि भारत में जो है, यानी इंडिया में 7 जो मंत्रालय हैं, मैं 7 मंत्रालयों की बात कर रहा हूँ। ज्यादा की बात नहीं कर रहा क्योंकि समझाने की दृष्टि से सही रहेगा। अब भारत में 7 मंत्रालय हैं। यह मंत्रालय जो हो गया, मंत्रालय 1, मंत्रालय 2, मंत्रालय 3, मंत्रालय 4, मंत्रालय संख्या 5, मंत्रालय संख्या 6 और मंत्रालय संख्या 7। ये 7 मंत्रालय हो गए। विभिन्न मंत्रालय जैसे भारत में है। सभी मंत्रालयों का जो मुखिया होता है वो किसका होता है भैया? सत्ता पक्ष का होता है। ठीक है? और इस सत्ता पक्ष से के सदस्यों को मिला के ही क्या बनती है? कैबिनेट बनती है। यानी इन सभी लोगों को, सभी मुखियाओं को मिला के एक कैबिनेट का निर्माण किया जाता है, जो अपने-अपने मंत्रालय के समस्त कार्यों के प्रति क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। अब जब हम बात करते हैं ब्रिटेन की, तो सेम कार्य जो है ब्रिटेन में भी होता है कि सब जो सत्ता में पार्टी आती है उसके जो है वो सभी अलग-अलग विभागों का एक-एक मुखिया बना दिया जाता है। वही मुखिया जो है वो कैबिनेट के सदस्य होते हैं। लेकिन ब्रिटेन में एक और व्यवस्था है। क्या है व्यवस्था भैया? कि इसमें जो विपक्ष है इस मंत्रालय के अधीन अपने एक सदस्य को भी अपॉइंट करता है। सभी मंत्रालयों में जितने मंत्रालय होंगे सब में एक सदस्य अपॉइंट करेगा। यहाँ पे भी एक सदस्य, यहाँ पे भी एक सदस्य, यहाँ पे, सारी जगहों पे एक-एक सदस्य अपॉइंट हो जाएँगे।
अब इनका कार्य क्या होगा कि इस मंत्रालय एक जो है, यानी इसका जो कैबिनेट मिनिस्टर यानी इसका जो मुखिया है या मंत्रालय एक जो है, वह जो कार्य कर रहा है वह कितना सही और कितना गलत, अर्थात इसकी आलोचना करेगा। वही कार्य मंत्रालय 2 में जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है विपक्ष के द्वारा अपने सदस्यों में से, वही कार्य ये भी करेगा, 2 के कार्यों की आलोचना करेगा। वही कार्य जो है वो मंत्रालय 3 में जो विपक्ष के द्वारा व्यक्ति अपॉइंट किया गया है, यानी इनको भी जिस तरीके से कैबिनेट का दर्जा प्राप्त है, यह विपक्ष का कैबिनेट होता है। और इस विपक्ष के कैबिनेट का कार्य क्या होता है भैया? आलोचना करना। आलोचना करना। और इसी को हम क्या कहते हैं? शैडो मिनिस्ट्री, शैडो कैबिनेट या छाया कैबिनेट। ठीक है, यानी आपको जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कार्य करने की, और उसके पीछे एक व्यक्ति को और लगा दिया गया कि भैया आप देखिए ये सही से कार्य कर रहे हैं कि नहीं। ठीक वैसे ही जब आप स्कूल जाया करते थे तो आपके छोटे भाई को आपके पीछे लगा दिया जाता था मम्मी और पापा के द्वारा कि आप देखना, आप बताना कि ये क्या क्या करता है। तो यही जो है वो छाया कैबिनेट है कि यहाँ पे जो है वो पैरेलल एक कैबिनेट का गठन किया जाता है, जिसका सिर्फ और सिर्फ कार्य जो होता है वो आलोचना होता है। उत्तर आपका सी विकल्प के लिए क्लियर है सबको, या किसी को भी कोई कंफ्यूजन बाकी रह गया है? चलिए, द कोल्ड वार रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक कौन है भैया? ध्यान रखिएगा छाया के, चूंकि मैं भारत से एग्जाम्पल मैंने आपको उठा के दे दिया, भारत में छाया कैबिनेट नहीं पाई जाती है, भारत में जो है वो बस विपक्षी दल का दर्जा मिलता है। चलें, उत्तर करेंगे रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट। तो सबका उत्तर आ जाएगा फेडरिक एल सुमैन के लिए। अब ये तो आप लोगों का रटा होगा, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला दिया हुआ है कि किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है? पहला स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक कौन है और क्यों है? अरस्तु, लॉक, प्लेटो और जीएस मिल। अब आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे, मुझे उम्मीद है सभी लोग प्लेटो की ही बात करेंगे। प्लेटो को पहला स्वप्नलोकी विचारक माना जाता है। किसके लिए भैया? अपने द रिपब्लिक के लिए। द रिपब्लिक में जिस आदर्श राज्य की इन्होंने परिकल्पना की थी, वह आदर्श राज्य जो है वो कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सका। और जो चीज अस्तित्व में नहीं आता है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि आप स्वप्नलोकी हैं। आप ऐसे किसी वस्तु के बारे में सोच रहे हैं जिसका निर्माण हमें करना है, लेकिन आप उसका निर्माण नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए स्वप्न ही हुआ। वास्तविकता में उसका आपके लिए कोई संबंध नहीं है। सी विकल्प सही हो जाएगा। जी, ऐसा शासक या वो जो द रिपब्लिक में जो व्यवस्था उन्होंने दी थी, वो व्यवस्था ही नहीं लागू हो पाई। चलिए, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना बेंथम ने ब्लैक स्टोन की पुस्तक द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना करने के लिए किया था? चलिए, अब फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, डिस्कोर्सेज ऑन सिविल एंड पैनल लेजिस्लेशन, एसेज एंड पॉलिटिकल टैक्टिक्स और थियरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड्स। चारों में से किसी एक को चुनिएगा। ब्लैक स्टोन की पुस्तक की आलोचना किसने की थी भैया? बेंथम ने। और जिस पुस्तक में ब्लैक स्टोन की पुस्तक की आलोचना की गई है, कौन सी पुस्तक की आलोचना? द कमेंट्री ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना। उस पुस्तक का नाम आपको बताना है। चलें, तो आप सभी को पता है कि बेंथम की बात करेंगे तो यह उपयोगितावादी विचारक हैं। उपयोगितावादी। सिर्फ उपयोगितावादी ही कहना उचित नहीं है उनका, चूंकि यह संस्थापक भी हैं उपयोगितावाद के। इन्होंने ब्लैक स्टोन महोदय के विचारों की आलोचना, जो जिस विचार का उल्लेख ब्लैक स्टोन ने द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड में की थी, इसके लिए एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था अ फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑन गवर्नमेंट। सर ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसमें ए विकल्प के साथ जाइएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है भैया?
चलेंगे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द सिविल वॉर इन फ्रांस, ऑन लिबर्टी। एक या दो भी हो सकता है इसमें से, आप लोग अपने पूरे बुद्धि का प्रयोग करके करिएगा। ऐसा हो सकता है कि इसमें से दो पुस्तक जो है वो ऐसी हो जिसको मार्क्स ने न लिखा हो। सब लोग कॉन्फिडेंट होकर डी विकल्प का ही, मात्र एक ऑन लिबर्टी ही इसमें एक पुस्तक है जिसको कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखा है। चले, बहुत बढ़िया। आप लोग तेजी से उत्तर करिएगा। कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए, प्रेमनाथ जी का है कि चले, तो ध्यान रखिए। ऑन लिबर्टी की बात की जाती है तो बिल्कुल आप सभी का उत्तर जो है किसके लिए आ रहा है? मिल के लिए आ रहा है। जेएस मिल महोदय जो है, जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी, ऑन लिबर्टी। जब हम बात करते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, कार्ल मार्क्स, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन दिस सिविल वार इन फ्रांस, क्या यह पुस्तक जो है कार्ल मार्क्स ने ही लिखी है? यस और नो में उत्तर करिए। चलिए, कंफ्यूज नहीं करूंगा। सिविल वॉर इन फ्रांस नामक पुस्तक भी, ये तीनों पुस्तकें जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा ही लिखी गई। हालांकि मैंने प्रयास किया कि मैं आप लोगों को कंफ्यूज करूं, लेकिन आप लोगों ने अपने दिमाग पे जोर नहीं दिया, बस जो उत्तर रटा है उस पे जोर दिया आपने। चलिए, आते हैं भैया, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। कार्ल मैनहिम दिया हुआ है हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन, लिपमैन दिया हुआ है आपको पब्लिक ओपिनियन, मैकाइवर दिया हुआ है द मॉडर्न स्टेट, रॉबर्ट मिचेल दिया है पॉलिटिकल पार्टीज। चारों में से बता दीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है। चलें, तेजी से उत्तर करिए। ए विकल्प के लिए रमाशंकर जी का उत्तर आ रहा है, बाकी लोग भी उत्तर करिए भैया। बाकी लोग क्या हो गए, सो गए आप लोग? तेजी से करिए। देखिए, ऐसे प्रश्नों में तो सीधा है, यदि आपको लग रहा है कि ये विकल्प नहीं है तो बताइए किसने लिखा है, कौन कौन है राइटर इसका भैया, कौन कौन कौन? हमेशा कहता हूं कि बस। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो जब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन की, तो इसको लिखा था हेनरी सुमनेर मैन ने। क्या नाम है भैया? हेनरी सुमनेर मैन। हेनरी सुमनेर मैन के द्वारा लिखी गई थी कौन सी पुस्तक? हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन। कार्ल मैन हिम के द्वारा यह पुस्तक नहीं लिखी गई है। लिपमैन ने पब्लिक ओपिनियन लिखा हुआ था, मैकाइवर मॉडर्न स्टेट, रॉबर्ट मिचेल पॉलिटिकल पार्टीज। सही है, लेकिन हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन की जब बात की जाएगी तो हेनरी सुरनेर मेन के द्वारा, जो सुमनेर मेन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है कि डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है मार्गेनथाउ, रूजवेल्ट, जॉर्ज सुल्टेज और हेनरी किसिंजर। तेईस उत्तर करेगा। डिलेमाज ऑफ पॉलिटिक्स। मीनाक्षी जी का उत्तर ए विकल्प के लिए आ रहा है, बाकी लोग भैया डिलेमाज ऑफ पॉलिटिक्स के लिए उत्तर करिए। सुरेंद्र सिंह जी का डीवी, हेनरी किसिंजर के लिए उत्तर आ रहा है। चले, अब्दुल्ला खान जी ए विकल्प, भूपेंद्र जी ए विकल्प की बात कर रहे हैं, उपासना मिश्रा जी का डी विकल्प के लिए। चलिए, डिलेमाज ऑफ पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो डिलेमाज ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो आपके मार्गेन थाउ के द्वारा लिखी गई है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मार्गेन थाउ का जो है महत्वपूर्ण योगदान है। आप सभी ने, जो पीजीटी वाले लोग होंगे वो मार्गेन थाउ को पढ़ते होंगे, आप सभी को पता होना चाहिए खास करके। तो चलिए, डिलेमाज ऑफ पॉलिटिक्स जो है मार्गेन थाउ की रचना है।
भैया किसिंजर की रचना नहीं है, आप लोग मार्गेंथाउ के साथ जाइए। चलें आगे बढ़ें, आगे बढ़ जाएँगे। क्या डाउट हो गया भैया बताइए? चलें अगला प्रश्न। पॉलिटिकल लिबरलिज्म नामक पुस्तक का लेखक कौन है? सीवी मैकफर्सन, एच.जे. लस्की, जॉन रॉल्स, एल.टी. हबहाउस। पॉलिटिकल लिबरलिज्म के लेखक कौन हैं? सीवी मैकफर्सन, एच.जे. लस्की, जॉन रॉल्स, एल.टी. हबहाउस में से एक को चुनिए। सी विकल्प के लिए उत्तर आना शुरू हो गया है ए विकल्प के लिए, यानी सीवी मैकफर्सन और जॉन रॉल्स के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है। कुछ लोग सी विकल्प, कुछ लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं। चलें तो जो लोग इसमें चलिए हेलो अक्षय जी, तो जो लोग इसमें जॉन रॉल्स की बात करेंगे उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पॉलिटिकल लिबरलिज्म नामक पुस्तक जो है वो जॉन रॉल्स के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न। हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक हैं। चलिए हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन के लिए उत्तर करेंगे आप लोग प्रोदा, मैक्सी, मैकियावेली, सर हेनरी मैन, चारों में से एक को चुनिएगा। चलें तेजी से उत्तर करेंगे। सी विकल्प और डी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है आप लोगों का। कुछ लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं। चलें भैया, कम से कम जो लोग पिछले 10 मिनट से भी वीडियो से जुड़े हुए हैं और वो यदि किसी अन्य विकल्प का चुनाव कर रहे हैं, तो भैया आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप लोग मजाक कर रहे हैं। ध्यान कहीं और है, और नहीं तो आप जो है कोई मादक पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। अभी मैंने आपको 2 प्रश्न पहले बताया कि हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन के लेखक जो हैं वो सर हेनरी मेन, और उसके बाद भी यदि आप लोग इस प्रश्न को गलत कर रहे हैं, तो आप कॉन्शियस नहीं है थोड़े से। बुरा लगेगा, मेरी मेरी बात हो सकती है चुभे आपको, लेकिन थोड़ा-सा जो है वो कॉन्शियसनेस की आपको अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। सर हेनरी मैन के द्वारा हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन लिखा गया। चलिए, चलें आगे बढ़ते हैं। द न्यू स्टेट नामक पुस्तक की रचना किसने की है भैया बता दीजिए? दवा खाए हैं सर। दवा आपने स्वास्थ्य लाभ के लिए खाया है, तो अच्छी बात है। जल्द आप स्वस्थ हो जाइए, किसी भी तरह की यदि आपको समस्या है तो। चलें भैया, द न्यू स्टेट नामक पुस्तक की रचना किसने की है? चलें, द न्यू स्टेट अ, क्लासिकल अप्रोच या क्लासिकीय उपागम के जो है वो पुरोधा माने जाने वाले एमपी फॉलेट की रचना है द न्यू स्टेट। उत्तर आप सभी का ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। चलिए ए विकल्प के साथ जाइए, नींद आ रही है तो स्पीड बढ़ा देंगे भैया। चलिए निम्नलिखित में से कौन-सा बेमेल है आपको बताना है। अरबिंदो को बताया जा रहा है कि द स्पिरिट एंड फॉर्म ऑफ इंडियन पॉलिसी लिखा हुआ है इन्होंने। एम के गांधी द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ इनकी पुस्तक है या नहीं है आपको बताना है। श्रीमन नारायण की बात करेंगे, गांधीयन इंस्टीट्यूशन फॉर इंडिया इनकी पुस्तक है या नहीं। के पी करुणाकरन एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन, इन चारों में से कौन सी जो है वो बेमेल है, या कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसके सही राइटर का नाम नहीं लिखा हुआ है? भैया सही राइटर सहित बताइएगा और तेजी से बताइएगा। चलें तेजी से उत्तर करेंगे। विवेक शर्मा जी का सी विकल्प के लिए, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया के लिए उत्तर आ रहा है। अब्दुल्ला खान जी का ए विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। चलिए बाकी लोग भी उत्तर करिए। क्या स्पीड आप लोगों की क्यों स्लो हो गई भाई? ए विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है। तो जब हम बात करते हैं कि द स्पिरिट एंड फॉर्म ऑफ इंडियन पॉलिसी, उत्तर जो आपका जो है बिल्कुल सही है, अरबिंदो ने लिखा है। द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ
सर्वविदित है, गांधी जी ने लिखा है। श्रीमन नारायण की बात करेंगे तो गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया की बात जो है इन्होंने की थी। वहीं जब हम एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन की बात करते हैं तो केपी करुणाकर के द्वारा न लिख के यह पुस्तक जो लिखी गई थी वो आपके कौशल किशोर के द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखेंगे, कौशल किशोर नाम पढ़ा होगा आप सभी लोगों ने। एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन नामक पुस्तक कौशल किशोर ने लिखी है, न कि केपी करुणाकरण ने। तो आप लोग इस प्रश्न में डी विकल्प के साथ जाएंगे, डी सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध रचना जॉन ऑस्टिन द्वारा लिखी गई। जॉन ऑस्टिन की इसमें से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? द वेब ऑफ गवर्नमेंट, ऑरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, लेक्चर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, द मॉडर्न स्टेट। चारों में से किसी एक को चुनिएगा। कौन सी रचना जॉन ऑस्टिन द्वारा लिखी गई है इसमें से? उत्तर तेजी से करिए। और चारों पुस्तकों के राइटर कितने लोगों को पता है? चले, निशी जी का एक पुस्तक के लिए डी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। अच्छा, सी विकल्प के लिए सब लोग लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात कर रहे हैं। तो भैया या तो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले हर बच्चे को पता होगा कि जॉन ऑस्टिन के द्वारा जो है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस नामक पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है। फैमिली ऑरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट किसके द्वारा लिखी गई है? द मॉडर्न स्टेट किसके द्वारा लिखी गई है? द वेब ऑफ गवर्नमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? चलें, मैं कई बार मॉडर्न स्टेट के लिए आ रहा है। चलिए, द वेब ऑफ गवर्नमेंट के लिए बताइए। चलो, एंजल्स के द्वारा फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट लिखी गई है, बिल्कुल सही है। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी भैया? सुम्पेटर, मोस्का, मिचेल्स और रॉबर्ट डायल के लिए उत्तर करेंगे। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? चलें, अच्छा सा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। आप लोग इस प्रश्न में सुम्पेटर की यदि बात करेंगे तो उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी या कैपिटलिज्म, सोशलिज्म व डेमोक्रेसी नामक जो पुस्तक है वो सुम्पेटर महोदय ने लिखी थी। सुम्पेटर महोदय जो है वो आप सभी को पता है कि एक ऑस्ट्रियाई राजनीतिक और आर्थिक विचारक हैं, अर्थशास्त्री हैं। राजनीतिक विचार भी कुछ कुछ इनके दिखाई देते हैं। चलिए, ऑरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक जो राज्य की उत्पत्ति के संबंध के विचार में वक्तव्य समावेशित करती है, रचना किसकी है? तो आप लोगों को कार्ल मार्क्स, लेनिन, प्रोदा और एंजल दिया हुआ है। आप सभी लोग आंख बंद करके एंजल का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि अभी पिछले प्रश्न में ही मैंने आप लोगों को इसको बताया है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला दिया है लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का रचयिता कौन है आपको बताना है। लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के रचयिता का नाम बताना है। रूसो, हिगल, टीएच ग्रीन और जीडीएच कोल में से किसी एक को चुनिएगा। चलेंगे, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के लिए उत्तर करेंगे। चलें, तो यह पुस्तक जो है वो आपके आदर्शवादी विचारक टीएच ग्रीन की है। जो लोग इसमें टीएच ग्रीन की बात कर रहे हैं, सी विकल्प का उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। जर्मन आदर्शवादी विचारक टीएच ग्रीन। आगे बढ़े, अगला प्रश्न। आधुनिकीकरण की राजनीति नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे भैया? मैक्स वेबर, जेम्स एक्स कोलमैन, डेविड एप्टर और आपको एसपी हटिंगटन दिया है, किसी एक को चुनिएगा। चलें, आधुनिकीकरण की राजनीति। अब इस पुस्तक का नाम जो है वो हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके दे दिया गया है, जबकि पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन नामक पुस्तक लिखी थी किसने? डेविड एप्टर ने। उत्तर आपका जो हो जाएगा वो सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आपके
आधुनिकीकरण की राजनीति या पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन जो है वो आपके डेविड एप्टर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न दिया है कि दादा भाई नौरोजी ने जिस पुस्तक में ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत का वर्णन किया वह है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल एंड इट्स कंसिक्वेंसेस और नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। चारों में से एक को चुनिएगा तेजी से। धन बहिर्गमन या ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया। इसमें कहीं कोई जो है वो विवाद नहीं होना चाहिए। इसे ड्रेन थियरी भी जो है वो कहा जाता है। और इसका जो उल्लेख किया था कि अंग्रेज जो है वो भारत से संपत्ति जो है वो क्या कर रहे हैं, लेके ब्रिटेन जा रहे हैं। इस बात का उल्लेख दादा भाई नौरोजी अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में करते हैं। तो उत्तर आपका ए विकल्प के लिए ही सही होगा, जो लोग ए विकल्प के साथ जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को जो है पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया है तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। बिना वीडियो को लाइक और शेयर किए हुए आप में से कोई भी जो है वो नहीं जाएगा। साथ में प्रत्येक व्यक्ति से मेरा निवेदन है कि आप लोग कम से कम 2-2 व्यक्तियों को जो है अपने 2-2 दोस्तों को, 2 से 3 दोस्तों को वीडियो को शेयर करिए और उनको प्रेरित करिए क्लास को नियमित रूप से 9:15 बजे ज्वाइन करने के लिए। मैं आप लोगों को आश्वस्त कर रहा हूँ कि थोड़ा-सा यदि आप लोग एफर्ट लगाएँगे, मेरे साथ जो लोग भी जुड़े हुए हैं नियमित रूप से, आप लोगों को इस चीज़ के लिए आश्वस्त कर देता हूँ कि कम से कम जो भी मैं 40 प्रश्न मैं आप लोगों को प्रत्येक सेशन में 40 के आसपास 40-45 में प्रश्न आप लोगों को कराता हूँ। उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे मैं आप लोगों से पूछता रहता हूँ, इस पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है? करना आपको क्या है कि जो मैं आपको क्लू देता हूँ, मैं जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं वो आप लोगों को बताते रहता हूँ उसमें बीच-बीच में। जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न है आप हमसे भी पूछ सकते हैं। आप हमसे पूछेंगे, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। चूँकि ऑब्जेक्टिव क्लास है तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। तो आपसे बस उम्मीद इतना करूँगा कि जो चीज़ें, जो सवाल मैं खड़ा करता हूँ आज की डेली की क्लास में, उसमें से कम 5 टॉपिक को तो रोज़ आप सेलेक्ट करिए, अपनी किताब उठाइए और 5 चीज़ों को देख लीजिए। जैसे गेरीमैंडरिंग क्या है, ये आप किताब उठाएँगे आपको मिल जाएगा। आपको मैंने जो है बहुसदस्यीय कार्यपालिका बताई, मैंने आपको समझा दिया, समझ में आ गया और एक बार किताब उठा के देख लेंगे, जीवन में कभी नहीं भूलेगा। तो इन सारी चीज़ों को करिए। थोड़ा-सा यदि आप लोग एफर्ट लगाएँगे, गारंटी के साथ आपका कोई भी, एक भी आपके सिलेबस का एक छोटा-सा भी कोना मैं छोड़ूँगा नहीं, जो आपको आपकी परीक्षा में आपको चुनौती दे सके। सब कुछ आप लोगों के लिए करा दूँगा। बाकी आपकी मेहनत, आप कितनी चीज़ों को समझ रहे हैं, कितनी चीज़ों को याद रख रहे हैं, यह आपको सफलता तक ले जाएगा। फिलहाल के लिए आप मुझे अनुमति दीजिए। मैं कल फिर मिलूँगा आप लोगों से, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद और जाते-जाते आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करके ही जाइए।